हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जब से जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्वार्टरली और मंथली मोड में। या तो जीएसटीआर 3B और 1 क्वार्टरली फाइल होगी या फिर जीएसटीआर 3B या 1 मंथली फाइल होगी। तो जब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आईएफएफ की में जो इनवॉइस हमें फर्निश करना है और जो 3B में पेमेंट करनी है या फिर पीएमटी 06 के तहत पेमेंट करनी है, इसके रिगार्डिंग काफी सारी हमारे पास क्वेरीज रेज होती हैं या मेल पे आती हैं, अलग अलग मेथड से पूछी जाती हैं। तो हमने सोचा इसको एक बार डिटेल में डिस्कस किया जाए कि हमें किस तरीके से आईएफएफ और इसके रिगार्डिंग जो पेमेंट है, जो भी क्वार्टरली मोड ऑप्ट कर रहे हैं ताकि उनको भी राहत मिले, और जो मंथली मोड में है उनको डिसीजन लेने में आसानी हो कि किस तरीके से हमारे को कौन सा मोड ऑप्ट करना बेनिफिशियल है। क्योंकि कई केसेस में क्वार्टरली मोड सही रहेगा और कई केसेस में मंथली मोड सही रहेगा। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए हमें इसको डिटेल में जानना जरूरी है, और किस तरीके से हमें इसमें डाटा डालना है, कौन से टेबल में फाइल करना है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि फर्दर कोई और क्वेरी ना रहे। थोड़ी ये वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन डिटेल में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको एंड तक प्रॉपरली ध्यान से देखें और इसको समझें कि कहाँ पे हमें किस तरीके से कौन सा टेबल यूज करना है ताकि हम ताकि हम इसका जो फायदा है उसको प्रॉपरली ले सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आईएफएफ फैसिलिटी जो है इस तरीके से इसका जो लाने का पर्पस है वो यही है कि सामने वाले को रेसिपिएंट जो है वो उसी मंथ में उसका क्रेडिट ले सके। और अगर आईएफएफ का यूज नहीं होगा तो फिर वो उसका जो बेसिकली पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आधी अधूरी जानकारी वो जो है प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन इसको हम कवर अप करेंगे। तो इजिली आप प्लीज लास्ट तक बनिए रहिएगा। तो सब इसके लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा आईएफएफ की किस तरीके से कौन से टेबल में हमें कौन सा डाटा डालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो वहां पे हमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द टैक्स पेयर फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, इसमें हमें बताया गया कि हमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इसके पॉइंट नंबर 1 बताता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है, जो क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऑप्ट करेंगे वो जो है आईएफएफ के तहत जो है अपने इनवॉइसेस को डाल सकते हैं। आल्सो and also form 3B returns as per sub rule 2 of rule 59 of CGST rules 2017। taxpayer who have opted quarterly filing, जो क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट कर रहे हैं, frequently under the scheme can file their detail of the outward supply B2B invoice। क्योंकि हमारा पर्पस, क्योंकि आईएफएफ लाने का पर्पस जो है वो यही है कि सामने वाले को क्रेडिट मिले, इसलिए जो है यहाँ पे जो डालने के लिए अलाउ किया गया है वो B2B इनवॉइस को अलाउ किया गया है। B2B इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर उनकी फर्दर अमेंडमेंट्स, वो कब कब डालने होंगे हमें? फर्स्ट 2 मंथ में। पहले 2 मंथ में ही क्यों कवर किया? क्योंकि लास्ट का जो थर्ड मंथ होगा, क्वार्टर का जो थर्ड मंथ होगा, उसमें तो हम जीएसटीआर 1 ही फाइल कर देंगे, इसलिए उस मंथ में हमें आईएफएफ का कोई यूज ही नहीं था। इसलिए आईएफएफ जो फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए जो है लाया गया। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अप्रैल से जून क्वार्टर की अगर बात है तो वहां पे अप्रैल से जून के लिए हमें अप्रैल और मई मंथ की जो है वो आईएफएफ का यूज करना होगा, और जून मंथ में हमें आईएफएफ चाहिए ही नहीं, वहां पे सीधा हम जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। आईएफएफ इज अ फैसिलिटी, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। बहुत बार ये भी क्वेरी आती है कि आईएफएफ ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, लेट फी तो नहीं लगेगी? तो ध्यान रखिए ये ऑप्शनल है, ये फॉर्म ऑप्शनल है, इसकी कोई लेट फी नहीं लगेगी। अब सेकंड पॉइंट में मूव करते हैं। आईएफएफ इज अ फैसिलिटी सिमिलर टू जीएसटीआर 1, जैसे जीएसटीआर 1 है वैसे ही आईएफएफ है, लेकिन आईएफएफ में सिर्फ 4 टेबल जो है हम सिर्फ फाइल कर सकते हैं, जहां पे बी और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बी की अमेंडमेंट और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट, जहां पे सामने वाले को क्रेडिट फ्लो हो बेसिकली उसका। इस पर्पज से जो है ये 4 टेबल ही डिजाइन की गई है। और बाकी टेबल का जो जो डाटा रहेगा वो हम जीएसटीआर 1 में डालेंगे, चाहे वो मंथ 1 का हो, चाहे सेकंड मंथ का हो, वो थर्ड मंथ में जीएसटीआर 1 में ही जाएगा। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का जो बाकी का हमारी सप्लाईज रहेंगी वो जीएसटीआर 1 में ही जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ यही 4 केसेस फॉल करेंगे आईएफएफ में।
IFF is a facility similar to GSTR1. It allow filing B2B invoice in the following tables. यहाँ पे यही बताया है कि B2B invoice ही फ्लो करेंगे. 4A, 4B, 4C, 6B, 6C में क्या डालना है? B2B invoices डालने हैं. 9B टेबल में क्या डालना है? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड. क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड. 9A में क्या डालना है? अमेंडमेंट, B2B की अमेंडमेंट. B2B अमेंडमेंट होगी वो 9A में जाएगी. 9C में जाएगी अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की अमेंडमेंट. तो 4 टेबल हो गए हमारे. अगर हम दोबारा इसको रिकॉल करें, पहला टेबल है हमारा कौन सा? B2B इनवॉइसेस का. सेकंड है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का. और बाकी दो इन दोनों की, पहले दोनों की अमेंडमेंट. थर्ड पॉइंट कहता है द ऑप्शन टू अपलोड डिटेल ऑफ द IFF कैन बी अवेलेबल टिल 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. ये जो फैसिलिटी जो हमें मिलेगी इसका पीरियड स्पेसिफाइड है, ये 13 तारीख तक ही होगी. 14th को जो है फिर नहीं डाल सकते, फिर वो नेक्स्ट मंथ में जो है आपको डालना पड़ेगा. तो इसलिए इसके लिए जो ड्यू डेट है हम कह सकते हैं कि 13 तारीख IFF की ड्यू डेट रहेगी. Any invoice remaining to be furnished can be filed using IFF in the subsequent month. जो अभी मैंने बात बोली वही है कि अगर हमारी जनवरी की IFF हमने 13 तारीख तक नहीं डाली तो फिर हमें वो इनवॉइस कहाँ डालने पड़ेंगे? फरवरी मंथ की जब IFF हम फाइल करेंगे मार्च मंथ में 13 मार्च से पहले पहले, वहां पे हमें फिर जनवरी और फरवरी दोनों के डालने पड़ेंगे अगर हमने जनवरी के मिस आउट कर दी. ये एग्जांपल लिया हमने बेसिकली समझने के लिए. IFF ऑफ द क्वार्टरली फॉर द GSTR1. यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है. अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है, B2B इनवॉइसेस अप्रैल मंथ कैन बी फाइल्ड इन IFF बाय 13 मई तक फाइल करना होगा. एंड IFF विच इज नॉट फाइल्ड टिल 13 तारीख तक नहीं फाइल करे तो फिर उसके बाद वो फिर कब फाइल करेंगे? उसके बाद फिर वो मई की जब हम जून में फाइल करेंगे 13 जून तक, तब हमें अप्रैल का और मई का दोनों का जो है डाटा लेना पड़ेगा. अगर हमने अप्रैल का मिस कर दिया 13 तारीख तक तो अप्रैल और मई दोनों का डाटा हमें 13 जून से पहले पहले IFF में डालना पड़ेगा. मान लेते हैं हमने मई वाला भी नहीं डाला तो फिर सारा का सारा फिर GSTR1 में जाएगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं. आपने पहला वाला भी टाइमली नहीं डाला, पहले मंथ का भी, सेकंड मंथ का भी टाइमली नहीं डाला, तो फिर ऑप्शन बचता है सीधा GSTR1 में जो है सारे के सारे इनवॉइस आप डाल दीजिए. नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं. ये कहता है टू फाइल IFF फॉर्म फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2 ऑफ द मंथ, लॉग इन टू GSTR पोर्टल, नेविगेट द रिटर्न सर्विसेज, रिटर्न डैशबोर्ड और फाइल रिटर्न. तो सेम वे है जैसे हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, वहां पे हमें GSTR1 की जगह जो है IFF जो है लिखा हुआ मिल जाएगा. हम वहां पे उसको क्लिक करेंगे और हमारे पास चारों टेबल अवेलेबल होंगी और वहां पे हम डाटा फाइल कर देंगे. सेलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर रिटर्न पीरियड मंथ 1 और मंथ 2. पहले 2 महीने में मिलेगा. थर्ड मंथ बंदे ऑब्वियसली GSTR1 फाइल करनी है तो इसलिए पहले 2 मंथ. अगले पॉइंट में मूव करते हैं. IFF इज ऑप्शनल फैसिलिटी. जो अभी मैंने बीच में ही आपको बता दिया कि ऑप्शनल है. काफी ये बार ये भी क्वेरी आती है हमारे पास और रिपीटेड क्वेरी आती है कि IFF में डाटा नहीं डाला, लेट फी तो नहीं लगेगी, ये सब. तो वो ऑप्शनल फॉर्म है. आप नहीं डाल रहे तो सामने वाले को उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. वो फिर बार बार आपको कहेगा कि आपने डाटा नहीं डाला, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हो, आपका क्लाइंट है वो, आप उसका जो है उसको क्रेडिट टाइमली नहीं दे रहे, तो वो फिर एक अच्छी इमेज क्रिएट नहीं हो रही. तो फिर IFF का पर्पस जो है वो डिफीट भी हो रहा है. तो इसलिए अगर जो भी क्वार्टरली मोड पे है वो प्लीज IFF में अपना डाटा जो है जरूर पंच कीजिए. IFF is a optional facility provided to the taxpayer under QRMP scheme to pass ITC to their recipient. जो अभी हमने स्टार्टिंग से जो हम बात कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? सामने वाले को क्रेडिट फ्लो कराना, उसका जो क्रेडिट जो उसका हक बनता है उस क्रेडिट को अवेल करने का, उसको वो क्रेडिट टाइमली मिल जाए. ये IFF का पर्पस है. फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर. इसके बाद हाउएवर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 1 फॉर मार्च 3rd ऑफ द क्वार्टर इज मैंडेटरी. थर्ड में क्या होगा? GSTR1 ही फाइल होगी और वो मैंडेटरी है. IFF में आपने नहीं डाला, ऑप्शनल है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शनल था फॉर्म, आपने नहीं डाला, लेट फी नहीं लगेगी. सेकेंड मंथ में IFF में नहीं डाला, लेट फी नहीं लगेगी. लेकिन थर्ड मंथ में तो GSTR1 फाइल करनी है, वो तो एक रिटर्न है, वो लेट कर दी तो लेट फी लगेगी क्योंकि वो मैंडेटरी फॉर्म है. अब इसके पॉइंट ए में कहता है रिकॉर्ड अपलोडेड इन IFF ऑफ द सप्लायर विल बी रिफ्लेक्टेड इन 2A 2B ऑफ द रेसिपिएंट. जैसे ही हमने IFF जो फाइल करी, सामने वाले के 2A 2B में जो है फ्लो कर जाएगा, वहां पे वो देख के उसका क्रेडिट ले सकता है. सप्लायर
taxpayer can also upload the detail in their IFF through GSN file generating using a return offline tool. ऑफलाइन टूल का यूज करके GSN फाइल बना के जो है वो उसका इसको अपलोड कर सकता है. Record filed in IFF need not to be filed again in GSTR1. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि IFF का डाटा GSTR1 में फ्लो नहीं कर रहा. फर्स्ट टाइम ये चीज आई है, नई नई चीज है, ठीक है, और पहली बार जो है GSTR1 जो है लोग क्वार्टरली जो है IFF में जो है जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट करी है वो यूज कर रहे हैं. तो बहुत सारी नंबर ऑफ क्वेरीज के ऊपर आई कि IFF वाला डाटा जो है GSTR1 में कुछ दिखाई नहीं रहा, और उसमें हम इनवॉइस डालते हैं तो वो लेता नहीं. इसके ऊपर हमने सेपरेटली वीडियो भी बनाई है, अब प्लीज आप उस वीडियोस को रेफर कीजिए. यहाँ पे जस्ट हम इसी का जस्ट ये पॉइंट लेंगे कि ये जो पॉइंट जो कह रहा है ये नोटिफिकेशन के रेफरेंस से ही कह रहा है. यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा था कि IFF में डाटा डाला, आपको GSTR1 में नहीं डालना. तो वही चीज हमें फॉलो करके चलनी है. रिकॉर्ड फाइल्ड इन IFF नीड नॉट टू बी फाइल्ड अगेन. दोबारा IFF में डाल दिया, अब 1 में नहीं डालना. IFF में रह गया तो ऑब्वियसली 1 में डालना ही पड़ेगा. अब सेकेंड जो है नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं. ओनली द डिटेल्स सेव्ड इन IFF कैन बी डिलीटेड एडिटेड यूजिंग द रीसेट बटन. आपने इसका सिर्फ सेव करी है, सबमिट नहीं करी, फाइल नहीं करी, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको रीसेट करिए, वो डिलीट होगी. अब क्या करना है, टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया, अब हमें GSTR1 में लेना होगा उसको. वंस सबमिटेड और फाइल्ड दीज डिटेल कांट बी डिलीटेड. अगर आपने सबमिट कर दी या फाइल कर दी तो हो ही गया काम. सबमिट कर दी लेकिन फाइल करनी रह गई, तो ऐसे केस में क्या करोगे, उसको सबमिट कर दो, तो फिर हमारे एक तरीके से IFF में वो सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा से उसको GSTR1 में डालने की जरूरत नहीं. तो ये हमने अभी तक की डिस्कशन में क्या किया, एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं, ताकि हमारी को इसी वीडियो में जो है पूरी कवरेज मिल जाए IFF के बारे में और कोई भी फर्दर क्वेरी ना बचे. सबसे पहले हमने देखा इसका पर्पस क्या था, ताकि सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए. अब हमें 4 टेबल ही इसलिए सामने वाले को क्रेडिट देना है, तो हमारे को B2B डालने की जरूरत है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट डालने की जरूरत है, और कोई गलत डल गया तो उसको ठीक करने की जरूरत है. ठीक है ना. तो इसलिए वही 4 टेबल यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो थी वही डाली गई, B2B, ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट और उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट. तो यही 4 टेबल जो है IFF में डाली गई. उसके बाद हमने ये सब देखा कि हमें दोबारा नहीं डालना. फिर हमने उसका टाइम फ्रेम देखा कि 13 तारीख तक हमें फाइल जो है IFF में डालना होगा. अगर नहीं डाला तो मंथ 1 का नहीं डाला तो सेकंड मंथ की IFF में डाल दो. सेकंड मंथ की IFF में भी डाला, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर GSTR1 में डाल दो. ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम इसको समझ रहे हैं, ताकि जो है लेमैन लैंग्वेज में इसको हम एक तरीके से समझ के चल रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेरी ना बचे. और अगर हमने इसको सेव कर दिया IFF में, फाइल नहीं किया, तो उसको रीसेट करो, मानेंगे वहां से फिर वो डिलीट हो जाएगा. फिर आप अगर टाइम पीरियड निकल गया है तो GSTR1 में डालो. लेकिन आपने मान लेते हैं IFF में सब 3 केस बनते हैं, आपने सिर्फ सेव किया और सबमिट नहीं किया, इसको रीसेट कर दो, मान लो एक तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, फिर आपको GSTR1 में फाइल करना होगा. ठीक है, सेकंड केस बनता है सबमिट का, आपने सबमिट किया लेकिन IFF फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में उसको आप फाइल कर दो. तो एक तरीके से वो हमारी जो काम था IFF वाला पूरा हो गया. फाइल कर दिया तो वो फाइल्ड ही हो गया, अब GSTR1 में नहीं लेना. ठीक है, 3 केसेस बनते हैं. तो अभी तक की जो हमने डिस्कशन करी IFF के ऊपर, अगर अभी तक की डिस्कशन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे पूछिएगा, या फिर आप मेल कीजिएगा techsgupshup@gmail.com. हमारी जो है मेल ID है, इस पर प्लीज मेल कीजिएगा. अब हम सेकंड पार्ट में, इस वीडियो की सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारा बेसिकली हम रिटर्न फाइलिंग के 2 पर्पस होते थे. जैसे हम पहले GSTR1 और 3B फाइल होती थी. GSTR1 जो है सामने वाले को क्रेडिट फ्लो कराता था और 3B जो है पेमेंट करता था. तो अभी तक हमने 1 की जगह IFF वाले की बात करी, अब हम बात करेंगे पेमेंट के बारे में. सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो रिलेटेड टू IFF. अब हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं. अभी तक की जो क्वेरी है तो प्लीज यहाँ पे पॉज करके आप अपनी क्वेरी नोट डाउन कर लीजिए, और सेकंड पार्ट को अब शुरू करते हैं. सेकंड पार्ट में बात करेंगे पेमेंट के. पेमेंट में हमें 2 वे दिए गए हैं. IFF में पेमेंट में 2 पे दिए गए हैं. एक तो हमें 35% पे करना है. 35% किसका, प्रीवियस क्वार्टर में जो हमने कैश में लाइबिलिटी पे करी है उसका 35%. या फिर दूसरा मेथड जिसको हम फिक्स सम मेथड बोलते हैं, वहां पे हम नॉर्मल जैसे हम इवैल्यूएशन करते हैं वैसे ही हम अपनी कंप्यूटेशन बनाएंगे.
उस पे जो हमारी लाइबिलिटी बनेगी वो हम पे कर देंगे। तो अब हम एक उस मेथड्स को एक बार दोबारा देखते हैं कि वो मेथड्स जो है क्या क्या कहते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय फिक्स सम मेथड और एंड क्यूआरएमपी मेथड। तो क्या क्या मेथड है हमारे पास? with effect from 1st Jan 2021 following two options are available for the taxpayer who are under the quarterly return and monthly payment of the QRMP scheme for the tax payment for the first 2 month of the quarter। थर्ड मंथ के लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं बची? क्योंकि थर्ड मंथ में तो हमें जीएसटीआर 3B ही फाइल करनी है। प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड मंथ की थी, तो इसलिए वहां पे भी, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। पहले 2 मंथ में कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे? फिक्स सम मेथड ऑप्ट करा होगा, ठीक है। फिक्स सम मेथड में हम कैसे पेमेंट करेंगे? पोर्टल कैन जनरेट प्री फिल्ड चालान इन फॉर्म PMT 06 बेस्ड ऑन हिज पास रिकॉर्ड। जो भी उसका रिकॉर्ड बनता है उसके हिसाब से फिक्स सम मेथड वाला ऑप्शन वो ऑप्ट करेगा और वहां से पेमेंट कर देगा। सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट किया है तो फिर उसमें केस में क्या रहेगा? टैक्स ड्यू इज पेड ऑन द एक्चुअल सप्लाई आफ्टर डिडक्टिंग द ITC। जैसे पहले चलता था सेम उसी तरीके से हमारी जो सप्लाईज है उसके उसमें से जो हम एलिजिबल हमारा ITC बनता है वो सब हम एडजस्ट करने के बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी पे करते थे, उसी तरीके से हमें सेल्फ असेसमेंट में चलना है। फिक्स सम में 35% पे करना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आप बताएगा 35% वाले के। इफ फिक्स सम मेथड में 35% ऑफ द चालान कैन बी जनरेटेड बाय सिलेक्टिंग, कैसे करना है? रीजन ऑफ चालान, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, और उसके बाद वो ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन देगा, वहां पे हम सेलेक्ट कर देंगे 35% चालान। वहां पे 2 ऑप्शन शो करेगा चालान के अंदर, तो 35% चालान हम ऑप्ट कर लेंगे। विच इन टर्न कैलकुलेट एज पर द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या क्या होगा? 35% ऑफ द अमाउंट पेड एज अ टैक्स फ्रॉम द ई कैश लेजर। यहाँ पे ये जरूर याद रखना है, ई कैश लेजर में जो पे किया होगा प्रीसीडिंग क्वार्टर का पेमेंट को देखना है हमें, लाइबिलिटी को नहीं देखना। हमारी जो लास्ट मंथ की, हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम जनवरी फरवरी मार्च 2021 में जनवरी और फरवरी में 35% इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? तो पिछला क्वार्टर कौन सा हो गया उसका? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसमें जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पेमेंट करी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पेमेंट करी है उसका 35% जो है हम अमाउंट निकालेंगे इन देयर प्रीसीडिंग क्वार्टर 3B रिटर्न्स इफ इट वाज फर्निश ऑन द क्वार्टरली बेसिस। सेकंड में क्या रहेगा? 100% ऑफ द अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम द ई कैश लेजर इन देयर 3B रिटर्न्स फॉर द लास्ट 2 मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर if it was furnished on the monthly basis। तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा? 100% ऑफ द अमाउंट पेड। अब नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। इट इज आल्सो नोट दैट फॉर द मंथ ऑफ जैन एंड फेब in Q4 of the financial year 2021, the auto population challan generated under 35% challan would contain 100% of the tax liability discharged from the e-cash ledger for the month of December 2020 and not 35%। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या कहता है ये? इसको दोबारा देखते हैं। फॉर द मंथ ऑफ जैन एंड फेब, मतलब पहले 2 महीने में in Q4 of the financial year 2020-21, auto populated challan generated under 35% challan will contain 100% tax liability discharged from the e-cash ledger for the month of December and not 35%। ये देखो रीजन भी यहाँ दे रहा है, टिल December 2020 all taxpayer were filed 3B return on the monthly basis। क्योंकि रीजन क्या था? क्योंकि उससे पहले तो मंथली ही थी, उससे पहले तो क्वार्टरली थी ही नहीं। दिसंबर 20 से पहले तो क्या थी? सिर्फ मंथली ही ऑप्शन था। तो ऐसे केसेस में रीजन भी यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है, क्योंकि दिसंबर 2020 तक ऑल टैक्स पेयर, जो सारे टैक्स पेयर को जो है मंथली बेसिस पे ही पेमेंट करनी थी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मंथ रहा। जनवरी और फरवरी में जो इवैल्यूएशन करनी थी वो दिसंबर मंथ के ब्याज पे करनी थी। From April 2021, नया financial year 21-22 onwards, the pattern as suggested in paragraph second and second A, second का जो A point आया और B would be followed। नए साल से जो है अब तो पिछला वाला क्वार्टर पूरा का पूरा जनवरी फरवरी मार्च का मिल जाएगा, तो सेकंड का पॉइंट A और B जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से रहेगी। ये जो थर्ड पॉइंट था ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि लास्ट जो दिसंबर 2020 जो था
वहां पे मंथली बेसिस पे ही चल रहा था, क्योंकि जनवरी 2021 से जो है ये QRMP आया, उससे पहले तो नॉर्मल ही चल रहा था। तो इसलिए वहां पे जो है, इसलिए थर्ड पॉइंट में क्लैरिफाई किया गया कि दिसंबर 2020 को जो है कंसीडर करा जाएगा मंथली बेसिस पे। It would be next point में मूव करते हैं। It would noteworthy that the taxpayer are not required to deposit any amount for the first 2 months of the quarter if पेमेंट कब नहीं करनी होगी पहले 2 महीने में। बैलेंस इन द ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज सफिशिएंट फॉर द टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ। अगर ई कैश लेजर में ऑलरेडी जो हमारी जरूरत है, जो अभी हमने ऊपर अमाउंट देखा ना पॉइंट नंबर सेकंड के ए में और बी में, हमें उतना पे करना था, लेकिन ऑलरेडी ई कैश लेजर में उतना अमाउंट पड़ा हुआ है। जब पड़ा ही हुआ है तो जरूरत क्या है पे करने की? तो वही वो बात कह रहा है कि अगर सफिशिएंटली ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो फिर पे करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट और सेकंड मंथ में। दोनों मंथ में हम देखेंगे कि हमारी जो डिमांड है, बेसिकली हमारा जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है पॉइंट ए और बी के हिसाब से, और ऑलरेडी उतना पड़ा हुआ है तो हमें पे नहीं करना। सिंपल सी बात है और लॉजिकल है। और सेकंड पॉइंट कहता है देयर इज निल टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स बन ही नहीं रहा तो वैसे भी पे नहीं करना ऑब्वियसली। तो ये जो पॉइंट है पेमेंट से रिगार्डिंग, या फिर अभी हमने जो IFF के रिगार्डिंग देखे, बहुत ही एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग हमने नोटिफिकेशन भी, जो नोटिफिकेशंस 81 से जो आई थी सारी की सारी, हमने वो भी 1 बाय 1 कवर अप करी थी। उसी का क्रक्स बेसिकली यहाँ जो है बताया गया है। और अगर वो वीडियोस आपने प्रॉपरली देखी हैं तो ये बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। अगर वो नहीं भी देखी तो आप अब जो हमने आज की डिस्कशन करी, अगर फिर भी फर्दर कोई आपको क्वेरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए, या फिर आप मेल कर दीजिए, मेल ज्यादा कन्वीनियंट रहती है। तो प्लीज ये जो दोनों पार्ट हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए ताकि फर्दर कोई और IFF, क्योंकि अब ये काफी जो है क्वार्टरली मोड ऑप्ट करा है लोगों ने, वो कंटिन्यू करेंगे। कईयों को सूट करता है, कईयों को मंथली मोड ऑप्ट करना सही रहता है, तो ये वेरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा। तो लेकिन इसकी जड़ में जाना बहुत जरूरी था ताकि जो है प्रॉब्लम ना ही क्रिएट हो। किस तरीके से हमें कौन से किस कब जो है हमें पेमेंट PMT 06 में कैसे कैसे पेमेंट करनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर ये बहुत कई बार डिले होता है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सब जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है, किस तरीके से IFF को यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन करी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।